हेलो ईच एंड एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज की डिस्कशन थोड़ा लंबा होने वाला है, सो लेट्स टेक अ सिप ऑफ वाटर एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड व्हाई डिड आई से सिप ऑफ वाटर? बिकॉज ड्यू टू लैक ऑफ वाटर आज मैं इस सिचुएशन में हूँ। एंड मैं कभी नहीं चाहती कि आप लोग इस सिचुएशन में हो। दो 80% of the women is in this situation of the formation of gallbladder stone. It is very, very common among the women of the young age, among the old age. So it's a very common surgery. And अभी अभी recently मेरी laparoscopic cholecystectomy की surgery हुई है. That means the removal of gallbladder due to stone formation and gallbladder malfunction. तो यही स्टोरी, यही सर्जरी की जो कहानी है, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने आई हूँ, ताकि आप लोग अगर सर्जरी की प्रोसेस में हो या फिर सर्जरी कराने वाले हो या फिर सर्जरी करवा चुके हो, तो आप भी मेरे स्टोरी के साथ अलाइन हो सके या मोटिवेट हो सके, अपने आप को उस तरीके से आप मोटिवेट कर पाओ कि जाओ आप अपने सर्जरी कराओ अगर आपका भी गॉल ब्लैडर में स्टोन फॉर्मेशन हुआ है तो। आई विश कि ऐसा ना हो, बट अगर हुआ है तो आई फील दैट this video is going to be very, very helpful for you, very, very informative for you. Though I have tried to cover all the topics starting from diagnosis, how did I come to know about my gallbladder surgery, about the symptoms of gallstones, about the size of my gallbladder stone, about the removal process, about the surgery process, surgery period, recovery time, then the complication, the precautions, the diet which you want to take. तो सारी चीजें मैंने इस वीडियो में डाला है ताकि आप लोगों का हेल्प हो इस वीडियो से। ऑल्सो आई एम ट्राइंग टू फिल्म दिस डॉक्यूमेंट्री ऑन माई लाइफ कि मैंने कौन कौन सी गलतियां किया है, और आप बिल्कुल उस सारी चीजों को मत दोहराइए। So without any further ado, let's get started with this video and I wish कि आपको ये वीडियो पसंद आए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो डेफिनेटली शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, रिलेटिव्स एंड फैमिली मेंबर्स जिससे भी ये प्रॉब्लम हुआ है। शायद मेरे वीडियो से वो चीजों को देख के थोड़ा सा एनालाइज करके अपने माइंडसेट को प्रिपेयर कर पाए एंड अपने आप को रेडी कर पाए फॉर द सर्जरिकल प्रोसेस। So let's get started. Point one is about diagnosis and how did I come to know. तो मेरे को ऑलरेडी गैस पेन होता था एंड मेरे को लगता था कि ये गैस पेन है ड्यू टू इम्प्रॉपर डाइजेशन, ड्यू टू इम्प्रॉपर फूड हैबिट, अनहेल्दी ईटिंग, फ्राइड फूड, फैटी फूड, सब चीजों को खाने के लिए शायद मेरे को ये गैस पेन हो रहा है। और मैं इसको हमेशा होम रेमेडीज एंड मेडिकेशंस के थ्रू, जो पैन 40 एंड डिफरेंट अदर गैस के मेडिसिन आती है, आप सभी को पता ही है, एंटासिड एंड ऑल, ये सब लेके मैं सोचती थी कि शायद कहीं ना कहीं ये गैस का पेन चला जाएगा। तो कुछ इसी तरीके से मेरा पूरा जर्नी स्टार्ट हुआ फ्रॉम द लास्ट ईयर। एंड लास्ट ईयर मैं घर से बाहर रहती थी तो बहुत ज्यादा जो ईटिंग हैबिट है उसमें बहुत ज्यादा अनयूजुअल चेंजेस आ गए थे। तो डेफिनेटली ये मेरा ही फॉल्ट है, आई एक्सेप्ट एंड आई एग्री, बट the thing which I am going through now and I'm recording now is my true emotions toward my surgery and my recovery period, because today is the 5th day I'm sitting here and 15th August को अभी हाल ही फिलहाल में 2024 15th August को मेरा सर्जरी हुआ है एंड टुडे इज 20th August. I'm shooting this or filming this video after gaining some knowledge about the whole process I'm going through. Also through this video I want to share my real situation or real emotions or real feelings which I have felt throughout the whole surgery. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले 9th अगस्त 9:30 को मेरे को गैस का पेन स्टार्ट हुआ, जो कि मैं कभी भी नहीं भूल सकती, बिकॉज इट वॉज अ ट्रिमेंडस पेन अनलाइक द अदर पेन विच आई हैड अर्लियर। तो सबसे पहले मेरे को जो पहले पेन हुआ करता था तो उस पेन से भी ज्यादा ये बहुत ट्रिमेंडस पेन था, जिसके वजह से मेरा कोई भी होम रेमेडीज काम नहीं किया, ना कोई मेडिकेशन काम किया, कुछ भी नहीं। एंड जो भी मैं चीजें ले रही थी वो कंटिन्यूसली वॉमिट हो जा रहा था एंड देयर वर मल्टीपल एपिसोड्स ऑफ वॉमिटिंग, जिसके वजह से मैं 12:30, ठीक है, अराउंड एट द मिड नाइट आई गॉट एडमिटेड इन द हॉस्पिटल विच इज नियर माई होम, मतलब मेरे घर के सामने ही था। तो
इमरजेंसी वार्ड में मैं एडमिट हो गई। वहां पे मेरे को 3 इंजेक्शंस दिया गया, वॉमिटिंग का, गैस पेन रुकने का, और शायद मे बी कोई एंटीबायोटिक में भी कुछ दिया गया था स्टमक पेन के वजह से। तो ये सब मेरे को इंजेक्शन में दिया गया क्योंकि मेरा एलिमेंट्री कनाल एंड माई स्टमक वॉज नॉट फंक्शनिंग एट दैट पर्टिकुलर टाइम, इट वॉज रिजेक्टिंग ईच एंड एवरीथिंग। तो इंजेक्शन के बाद मेरा जो गैस पेन है वो 2 आवर्स बाद, मतलब 12:30 को मैं एडमिट हुई, 2 बजे के अराउंड मेरा गैस पेन कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम हुआ। ठीक है, बट गॉल ब्लैडर के रीजन, आपको पता ही है कि आपका गॉल ब्लैडर कहाँ रहता है, जस्ट बिलो द साइड एट योर रिब केज, जहां पे एंड होता है वहीं पे आपका गॉल ब्लैडर रहता है। तो गॉल ब्लैडर के एरिया के वहां पे पेन अभी भी परसिस्टिंग था। ठीक है, तो जैसे ही आपका पेन परसिस्टिंग था तो मैं घर वापस आ गई, क्योंकि थोड़ा कम हो गया था पेन। एंड वो लोग भी, डॉक्टर्स भी बोले, जो इमरजेंसी वार्ड के डॉक्टर थे, वो बोले कि ठीक है कोई बात नहीं, आप घर चले जाओ। नेक्स्ट दिन वो क्या किए, बहुत सारे टेस्ट वगैरह सब कुछ लिख के दिए। एंड ये सारे टेस्ट मैंने नेक्स्ट दिन सुबह को करवाया था। एंड सारे ब्लड टेस्ट थे, बहुत सारे यूरिन टेस्ट थे, चेस्ट एक्सरे था, ईसीजी था, यूएसजी था। So सारे टेस्ट मेरे लकीली नॉर्मल आए एंड आई वाज सो हैप्पी। बट हियर इज द सिनेरियो व्हिच इज कमिंग। सो द मेन सिनेरियो इज कि मेरा जो यूएसजी का टेस्ट था उसमें मेरा जो गॉल ब्लैडर मैन फंक्शनिंग एंड स्टोन फॉर्मेशन, वो भी 12 mm साइज का स्टोन फॉर्मेशन इन द नेक रीजन ऑफ द गॉल ब्लैडर, दिस वाज फाउंड। And it was very very shocking to me. I am a biology teacher by profession and आजकल नेट में थोड़ा सा देखने के बाद ही पता चल ही जाता है। तो मैंने भी बहुत सारे रिसर्च किया, सर्च किया, एंड मेरे को पता चला कि जब भी आपका 10 mm से ज्यादा स्टोन का साइज हो जाता है तो आपको उसको ऑपरेट करना पड़ता है। एंड देर इज नो सच प्रोसेस कि आप स्टोन को निकाल दो एंड वापस से आपका गॉल ब्लैडर सही हो सकता है, ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है। तो गॉल ब्लैडर का वैसे बहुत सारे डिजीजेस है, उससे मेरा जो डिजीज था, मतलब कॉम्प्लिकेटेड डिजीज भी होती है, नॉन कॉम्प्लिकेटेड डिजीज भी होती है। तो मेरा जो डिजीज था वो था कॉम्प्लिकेटेड डिजीज में, एंड द नेम ऑफ द डिजीज वाज एक्यूट कोलेसिस्टिस। ठीक है, ये आपको यूएसजी रिपोर्ट में ही देखने को मिल जाएंगी, इन्फेरेंस जहां पे कंक्लूजन रहता है रिपोर्ट का, वहीं पे आप अगर थोड़ा बहुत बायोलॉजी के बारे में आपको ज्ञान है तो आपको पता चल जाएगा, या फिर इंटरनेट तो है ही, आप सर्च करके भी पता लगा सकते हो। तो ऐसा कोई भी मतलब रिपोर्ट आता है तो आप उसको सर्च कर सकते हो, क्योंकि नॉर्मल चीजें भी लिखा होता है, और जो आपका एबनॉर्मल चीज है आप या आपके बॉडी में कुछ भी मैल फंक्शन है तो उसको हाईलाइट किया जाता है रिपोर्ट में। तो सेम चीज मेरे भी रिपोर्ट में वैसा हाईलाइट होके आया। एंड आई विजिटेड द डॉक्टर। व्हेन आई विजिटेड द डॉक्टर, मेरे को तो सबसे पहले पता चल ही गया था कि ऑपरेशन होने वाला है। फिर भी आई क्रॉस चेक द डॉक्टर, आई आस्क्ड माय डॉक्टर, माय सर्जन, की यहाँ पे कुछ हो सकता है कि नहीं विदाउट ऑपरेशन। सो ही सेड नो, your gallbladder is totally malfunctioning. I can like in the report it is already saying that not only there is a stone in the neck region of the gallbladder, but there is also the calculus formation, sludge बन रहे थे आपके gallbladder के बैग में भी। तो यस, फिर मैंने, मेरा जो सबसे पहला डाउट था कि गॉल ब्लैडर रिमूवल के बाद क्या बॉडी में कुछ कॉम्प्लिकेशन, को चेंजेस आ सकते हैं। तो मेरे भी रिपोर्ट में लिख दिया है कि ड्रिजीनेस, फिर वॉमिटिंग, डायरिया, दिस कैन बी द कॉम्प्लिकेशन arising after the surgery or after during the recovery period or the recovery process. बट इस चीज को हम लोग कैसे मेंटेन कर सकते हैं, प्रॉपर डाइट एंड डाइजेशन करके। एंड ये कॉम्प्लिकेशंस अगर आपको आती है तो आई वुड सजेस्ट कि आप तुरंत अपने डॉक्टर को विजिट करो। मेरे को तो अभी तक नहीं आए हैं गॉड की ग्रेस से, एंड आई विश कि आगे भी ऐसा ना आए। And yes, there can be complications present in your body, but ऐसा भी जरूरी नहीं कि गॉल ब्लैडर रिमूव करने के बाद आपके बॉडी मैल फंक्शन करना स्टार्ट कर देगी, बिकॉज गॉल ब्लैडर का जो रोल है डाइजेशन में, दैट इज नॉट द डायरेक्ट रोल। डायरेक्ट है लीवर का। लीवर गॉल ब्लैडर के जस्ट ऊपर प्रेजेंट होता है, एंड लीवर एक्चुअली इज द मेन
द प्रिंसिपल, एंड प्रिंसिपल के नीचे से टीचर्स लोग होते हैं। तो प्रिंसिपल जो बाइल जूस प्रोड्यूस करते हैं एंड गॉल ब्लैडर जो है वो उसको स्टोर करते हैं एंड टाइम टाइम पे वो बाइल जूस को रिलीज करते हैं। जैसे कि आपने फूड लिया तो तब वो बाइल जूस को रिलीज करेगा फॉर डाइजेशन। ठीक है, तो गॉल ब्लैडर को रिमूव भी अगर आपके बॉडी से कर दिया जाता है और आप नॉर्मल जो सादा खाना है, सादा डाइट है, जो ज्यादा मसालेदार वाला खाना नहीं है, ज्यादा ऑयली नहीं है, डीप फ्राइड नहीं है, ये सब अगर आप फूड कंज्यूम करते हैं तो आप इजीली एक हेल्दी लाइफस्टाइल आप मेंटेन कर सकते हैं आफ्टर गॉल ब्लैडर रिमूवल प्रोसेस ऑल्सो। So this was the doctor said and I'm just quoting his words. तो डॉक्टर ऐसे मेरे को बोला and I prepared my mind कि ठीक है, there will be surgery. Now कमिंग टू द थर्ड प्रोसेस, दैट इज रिमूवल प्रोसीड्योर जो होता है वो किस तरीके से होते हैं, मतलब उसके पहले आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने पड़ती है। तो रिमूवल जो गॉल ब्लैडर होता है, अब पहले क्या होता था मेडिकल साइंस में, ओपन सर्जरी या ओपन इंसिजन, देयर वी यूज्ड टू बी अ बिग कट एंड वहां से गॉल ब्लैडर एंड बाकी जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स है वो ऑपरेट किए जाते थे एंड गॉल ब्लैडर को निकाला जाता था। बट अभी आ गया है मोस्ट एडवांस्ड फॉर्म ऑफ गॉल ब्लैडर सर्जरी, दैट इज लैप्रोस्कोपिक सर्जरी। तो मैं यहाँ पे फोटो लगा दूंगी, आप देख सकते हो कि मेरे एब्डोमिनल एरिया पे देयर आर टोटल 4 इंसिजन, 4 स्मॉल कट्स एक्चुअली। सो ये 4 जो स्मॉल कट्स मेरे को लगे हैं, यहाँ से जो नेवल एरिया है दैट इज द मोस्ट वीकेस्ट पॉइंट ऑफ योर बॉडी, और यहाँ से पास किया गया था कैमरा एंड द गैस ट्यूब, जो गैस आपके एब्डोमेन में भरा जाएगा। योर एब्डोमेन विल बी अ फ्लफी वन एंड सो दैट ऑल द ऑर्गन्स कैन बी इजिली ऑपरेटेड। तो सर्जरी मेरा हुआ था 15 अगस्त को और इसकी वजह से मैं 14 अगस्त को एडमिट हुई थी। पूरी दिन मैं हॉस्पिटल में थी एंड अंडर देयर ऑब्जर्वेशन। मेरा डाइट भी पूरा कंट्रोल में आ गया था। 15 अगस्त के सुबह से मेरे को कुछ भी खाना, नाइदर अ ड्रॉप ऑफ वाटर, कुछ नहीं दिया गया था। सिर्फ सलाइन वाटर एंड सलाइन पे ही मैं जी रही थी एंड डिफरेंट मेडिकेशंस पे जी रही थी। उसमें से सबसे जो मैंने फ्रीक्वेंट मेडिकेशंस देखा उसमें से सोडियम का बहुत ज्यादा मेडिकेशन फ्रीक्वेंट था एंड साथ ही साथ में पैरासिटामोल्स वगैरह थे, पेन किलर्स वगैरह थे जो कि आफ्टर सर्जरी बहुत ज्यादा दिए जा रहे थे। तो 15 को मेरा ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ। उसके बाद 16 से, दैट इज ऑन द नेक्स्ट डे ऑफ द ऑपरेशन, आई वाज ऑन द रेस्ट डे एंड ऑन द ऑब्जर्वेशन डे। तो इस टाइम पे मेरे को ORS एंड सिंपल वाटर, सिंपल और कुछ नहीं, सिर्फ आपको पानी पीना है और पानी के सहारे आपको पानी के भरोसे रहना है। तो यस, पानी बहुत ज्यादा से ज्यादा पीजिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस सर्जरी के बाद। ठीक है, तो 16 को मेरा रेस्ट डे था, मेरा ऑब्जर्वेशन हुआ एंड मेरे को बोला गया 2 चीज कि आप कुछ एक्सरसाइजेस करो, जैसे कि पैर को उठाना, नीचे करना, ये सब चीजें मैंने किया, जिससे वो लोग सबसे पहले आपको बोलते हैं यूरिन पास करने के लिए, क्योंकि आपने 15 को कुछ भी नहीं खाया। जिस दिन आपका ऑपरेशन डे था उस दिन मैंने कुछ भी नहीं पिया, कुछ भी नहीं खाया, तो ऑब्वियसली माई एलिमेंट्री कनाल एंड माई स्टमक वॉज गोइंग टोटली एम्प्टी। ठीक है, अब आपके जब एम्प्टी स्टमक है तो सबसे पहले द फर्स्ट पॉइंट इज पासिंग ऑफ यूरिन, द सेकेंड पॉइंट इज पासिंग ऑफ गैस। जो स्टूल आपका है, मैंने सेकेंड डे ऑफ द ऑपरेशन मैंने पास किया था। ठीक है, जो कि आई वुड से दैट वॉज इन द काइंड ऑफ डायरिया में जैसे स्टूल होते हैं, मतलब इट वॉज अ लूज मोशन, नॉट अ प्रॉपर वन। तो ऐसे करके धीरे धीरे आप नॉर्मल लाइफ में अभी वापस आओगे, जहां पे आपको सॉलिड फूड भी दिया जाएगा। तो 17 तक, जिस दिन मेरा डिस्चार्ज था थर्ड डे में, तो उस दिन तक मेरे को धीरे धीरे सॉलिड फूड लाइक बिस्किट, देन लाइक ऐसे सॉलिड फूड में तो नहीं बोलूंगी कोई मसालेदार खिचड़ी या खाना, ऐसा कुछ भी नहीं मिला था मेरे को। तो बहुत ही जो खाना था वो बहुत ही ज्यादा ओवर बॉइल्ड जो था, एकदम ही गला हुआ खाना जिसमें चावल के दाने नजर भी नहीं आ रहे थे, वैसा वाला खाना मेरे को दिया था एंड बहुत ही पतली सी दाल दिया था और थोड़ा सा बॉइल्ड आलू दिए थे। बस यही था मेरा डाइट और कुछ भी नहीं था, नथिंग टेस्टी, नथिंग नमक वगैरह कुछ भी नहीं था उसमें, बहुत ही सादा खाना था जैसा हॉस्पिटल में फूड में मिलता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज में आते हैं पेन के बारे में। तो नहीं, मेरे को कोई भी पेन नहीं हुआ था। आफ्टर द सर्जरी ऑल्सो आपको पेन नहीं होंगे। हाँ, थोड़ा थोड़ा स्टिचेस जहाँ पे है तो आपको थोड़ा थोड़ा लग सकता है कि एकदम माइल्ड सी, मतलब आप थोड़ा सा इधर हो हीलो, इधर करो तो थोड़ा सा माइल्ड सी आपको स्टिचेस में लग सकता है।
या तो अगर आपकी डॉक्टर ने सही मेडिकेशन एंड सही कुछ नहीं किया है तो डेफिनेटली आपको पेन हो सकता है. इट कैन वैरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, बट मेरे को कुछ पेन नहीं होता. तो सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी फॉर दैट एंड आई एम वेरी वेरी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू माई सर्जन और माई डॉक्टर. अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज कॉस्ट ऑफ दिस सर्जरी. तो कॉस्ट ऑलमोस्ट, जब मैं सबसे पहले मैं मिनिमम एंड बेयर मिनिमम कॉस्ट बताती हूँ, क्योंकि हम एक टायर 4th वाले सिटी में रहते हैं. तो इस सिटी में जो कॉस्ट है, नॉर्मल हॉस्पिटल्स में, अपोलो वगैरह ब्रांडेड हॉस्पिटल नहीं है, तो नॉर्मल हॉस्पिटल में जो मेरे को सबसे पहले कॉस्ट बताया गया था, दैट वाज ओनली 35,000. ठीक है. तो मेरे को नहीं पता उसमें केबिन वगैरह मिलने वाले थे या नहीं मिलने वाले थे, मेरे को नहीं पता. बट मेरा जो ऑपरेशन हुआ वो मेरे मेडिकलम के थ्रू हुआ. तो एज इट वाज थ्रू मेडिकलम, सो द कॉस्ट इंक्रीज्ड. एंड मेरा एमडी इंडिया का मेडिकलम था, तो द कॉस्ट विच वाज फॉर द होल ऑपरेशन, पूरा सर्जरी का मेरे को जितना कॉस्ट पड़ा, दैट इज ओनली 50,000. ठीक है. एंड 50,000 में एक्सक्लूडेड है आपके जितने भी टेस्ट आपने पहले करवाए, वो सारे टेस्ट आपके एक्सक्लूडेड है. और आपके जो भी आफ्टर सर्जरी जो मेडिसिन आप लोग स्टोर से खरीदने वाले हो, मेडिसिन आर वेरी कॉस्टली. मतलब एक एक मेरे को मतलब आफ्टर फूड, बिफोर फूड, अभी बहुत सारे मेरे मेडिकेशन चल रहे हैं. तो एक एक मेडिसिन का पर पीस का कॉस्ट पड़ जा रहा है 60 रुपीज करके. तो मेडिसिन का कॉस्ट अलग से आएगा आपको. आप ऐसा पकड़ लो 5,000 एक्स्ट्रा पकड़ लो फॉर दी मेडिसिन फॉर दी 10 डेज, जो मेरे को डॉक्टर ने बोला है. तो मैंने आपको लो से मीडियम कॉस्ट तक बता दिया, मतलब 35,000, 50,000. एंड अगर आप एपोलो वगैरह में जाते हो तो कहीं ना कहीं वो 87,000 से लेके इट कैन इंक्रीज टिल 1 lakh अपॉन योर स्टेइंग. अगर आप स्टे करते हो, वैसे तो मैंने बताया कि 14th को मैं एडमिट हुई थी एंड 17 तक मैं रिलीज हो गई थी. ठीक है. बट अगर आपको पेन होता है, वॉमिटिंग होता है, डायरिया एंड लूज मोशन होता है और अनबियरेबल पेन है, तो ऑब्वियसली डॉक्टर आपको ऑब्जर्वेशन में रखती है. अब मेरा सब कुछ नॉर्मल था तो डॉक्टर ने मेरे को डिस्चार्ज कर दिया. बट अगर आपका कुछ भी चीजें अबनॉर्मल रहता है तो डेफिनेटली अगर कॉम्प्लिकेशन रहता है तो डॉक्टर आपको रखेंगे एंड उसका चार्जेस आप एड ऑन करके ले सकते हो. नेक्स्ट, कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज रिकवरी पीरियड. सो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के लिए मिनिमम रिकवरी पीरियड है 2 weeks, जो मेरे को अपने डॉक्टर ने बताया था. उसके बाद आप ट्रेवल कर सकते हो, जॉब कर सकते हो एंड अपने नॉर्मल जो लाइफ है, नॉर्मल लाइफ जैसी हम लोग की थी ऑपरेशन से पहले, तो उसमें आप वापस जा सकते हो. ठीक है. नेक्स्ट 7th point is about the diet and about the digestion. तो डाइजेशन अभी क्या है कि गॉल ब्लैडर जो बाइल रिलीज करता था वो है एक फैट डाइजेस्टिंग सब्सटेंस. मतलब आप जो भी फैटी सब्सटेंस खाते हो, चाहे वो कोल्ड ड्रिंक्स है, आइसक्रीम है, फ्राइड जो भी चीजें हम लोग को फास्ट फूड में मिलता है, चाउमीन वगैरह, जो भी फ्राइड डीप फ्राइड चीजें जो मिलती है, इवन चिकन भी अगर डीप फ्राइड है, तो ये सब चीज आप नहीं ले सकते. मेरे डॉक्टर ने स्पेशली मेरे को मना किया है from having eggs and from having chicken, but the doctor has suggested me to have a lot of amount of fish as a protein source. आप fish ले सकते हो, आप pulses ले सकते हो, but eggs and chicken को बोला है कि आप avoid करो तो ही अच्छा है. मिल्क, पनीर, ये सब जो फैट रिच चीजें हैं, इस चीज को भी आप अवॉइड करो तो अच्छा है. दूसरी बात ये है कि आपका गॉल ब्लैडर है नहीं, तो गॉल ब्लैडर क्या करता है कि टाइम टाइम पे जब आप खाना खाते हो उसी टाइम पे वो रिलीज करता है बाइल जूस, सो दैट आपका जो फैट है ये डाइजेस्ट हो जाए. ठीक है. बट एक्चुअली क्या होता है कि अभी आपके पास गॉल ब्लैडर है नहीं, तो आपका जो लीवर का जो डक्ट है दैट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू योर स्मॉल इंटेस्टाइन. तो लीवर जिस टाइम पे बाइल प्रोड्यूस करेगा वो उसी टाइम पे रिलीज कर देगा, क्योंकि उसके पास कुछ ऑर्गन है नहीं स्टोर करने के लिए, तो वो तो खुद स्टोर नहीं करेगा, वो प्रोड्यूसर है, स्टोर नहीं करता है. तो इसी वजह से फर्स्ट 6 months जो आपके हैं, ये फर्स्ट 6 months आप टाइम पे खाना खाओ. दैट मीन्स आप एक टाइम बना लो 4 hours के इंटरवल में, जो कि मैं भी शायद फॉलो कर रही हूँ. दैट इज 8 AM, देन अगेन 4 hours के इंटरवल पे आप 12 पे खाना खाओ. ऐसे करके आप खाना को 4 hours के इंटरवल में अगर खाते हो, लीवर भी कहीं ना कहीं अकस्टम हो जाएगा कि वो भी आपका ऐसा प्रोड्यूस करेगा बाइल जिस टाइम पे आपने खाना खाया या जिस टाइम पे आपने फूड को लिया. कमिंग टू द प्रिकॉशंस, तो जैसे मैंने प्रिकॉशंस बोला कि खाने के बारे में हम लोग का प्रिकॉशन है मेनली
ड्रिंक लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर, ज्यादा से ज्यादा आप पानी पियो। एंड कभी भी अपने स्टमक को एम्प्टी मत रखो, बिकॉज स्टमक जो होता है वो एसिडिक डाइजेशन करता है एंड स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है वो एल्कलाइन डाइजेशन करता है। एंड ये एसिडिक एंड एल्कलाइन के बीच का जो मिडिल मैन है दैट वाज गॉल ब्लैडर। अभी वो है नहीं हमारे पास, तो आई लॉस्ट वन ऑफ माई ऑर्गन एंड आई एम हियर to tell you that how it feels. So actually, I can show you few of my, you know, images where I was trying to show up that I'm very motivated, I'm very happy, I can overcome this. बट इवेंचुअली थोड़ा सा डर तो लगता ही है ऑपरेशन के टाइम पे। ये मेरा फर्स्ट ऑपरेशन था इन माय लाइफ टाइम एंड आई हैव लर्न लॉट ऑफ लेसन फ्रॉम दिस। एंड आई विश कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है, आप एंड आई विश कि आप लोगों को ये पूरा वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा है। अगर आप लोगों को फर्दर कोई भी क्वेरीज होता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और इसके बाद 10 डेज बाद मेरे स्टिचेस कट होंगे, तो उस टाइम पे मैं डॉक्टर से और भी सारी चीजें पूछूंगी जो मेरे क्वेश्चंस है एंड सीक्वल वीडियो बनाऊंगी आफ्टर माय कंप्लीट एंड फुल रिकवरी प्रोसेस, अबाउट माय डाइट, अबाउट माय लाइफस्टाइल आफ्टर द सर्जरी एंड गॉल ब्लैडर रिमूवल। तब तक के लिए खुश रहिए, हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए एंड hope you like this video. So like, share and subscribe to my channel for more updates. Bye everybody.